अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और ईद की छुट्टियों से पहले हम लोग नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे और हमने केन्स का जो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का मॉडल है उसको स्टार्ट किया था। उसी को मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा हम उसको रिकैप कर लें, एक बार उसको रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आगे वाले जो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं और इसी की एक्सटेंशन है इसी टॉपिक की। तो हमने केन्स के चैप्टर में केन्स लास्ट टॉपिक में हमने केन्स का जो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का मॉडल पढ़ा था। उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि एक दफ़ा आप जो सेलिएंट फीचर्स हैं केन्स की थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के उसको एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें, और हमने थोड़ा सा देखा भी था उसको। मैं जस्ट एक रिव्यू देना चाहती हूँ ताकि आप सबको वो याद आ जाए, बिकॉज़ आई नो ईद की छुट्टियों में आप सब ने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा होगा और जो पहले से भी आपको आता था वो सब कुछ भूल चुका होगा। यस, आई नो दैट। तो इसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल है और उसके सेलिएंट फीचर्स हैं। दिस इज़ द केन्जियन थ्योरी। दिस इज़ एक्चुअली जी। तो सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट जिसको हम कह सकते हैं कि मेन पॉइंट्स में सेलिएंट फीचर्स, जैसे कि यहाँ पे नेम दिया गया है आपकी बुक में, सेलिएंट फीचर्स ऑफ केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू केन्स ये है कि नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल वहाँ पे होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड is equal to aggregate supply. We can say that just like market मॉडल जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, मार्केट मॉडल में भी आप ये देखते हो कि इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, या इन अदर वर्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मैं अगर आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊं तो केन्स का जो इक्विलिब्रियम का मॉडल है वो जस्ट लाइक मार्केट मॉडल है। जिस तरह से आप मार्केट का मॉडल लेते हो और उसमें एक साइड पे हम ले रहे होते हैं क्वांटिटी, जिसको आप आउटपुट कहते हो, ठीक है। ये ओरिजिनल पॉइंट है ओ, और इस एक्सिस पे हम ले रहे होते हैं प्राइसेस। और हमें पता है कि नेगेटिवली स्लोप्ड है डिमांड कर्व और पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है सप्लाई कर्व। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम नाम दे रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट का। इक्विलिब्रियम से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है और ये आ जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऑन द सेम लाइंस केन्स की जो थ्योरी है उसमें भी केन्जियन मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, केन्स की थ्योरी के अंदर भी केन्स का जो पोस्टुलेट है जिसको हम कह सकते हैं कि मेन फीचर्स, उसमें सबसे वन पॉइंट ये है कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम occurs where aggregate demand is equal to aggregate supply। मार्केट के अंदर आप एक मार्केट की डिमांड और सप्लाई के साथ डील कर रहे हो, लेकिन जो केन्स का मॉडल है उसमें आपको पता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के साथ हम डील कर रहे हैं, और पूरी की पूरी इकोनॉमी की डिमांड को आप क्या कहते हो, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इसका मतलब है कि डिमांड ऑफ कलेक्टिव डिमांड ऑफ होल इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उन तमाम की डिमांड को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। और जो एग्रीगेट सप्लाई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल, या आप यूँ कह लो कि कलेक्टिव डिमांड, सॉरी कलेक्टिव सप्लाई, टोटल सप्लाई ऑफ होल इकोनॉमी।
So this is the concept of aggregate demand and aggregate supply. This is aggregate demand and aggregate supply. और अकॉर्डिंग टू केन्स, जैसे कि हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू केन्स क्या है, नेशनल इनकम अकर्स वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब हम ज़रा ये देख लेते हैं कि केन्स के मॉडल में ये जो एग्रीगेट डिमांड जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड को बनाते हैं। मतलब ये कि हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड होती है सारे के सारे सेक्टर्स की टोटल डिमांड, कलेक्टिव डिमांड, लेकिन वो कलेक्शन किस किस चीज़ की है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किन चीज़ों को हम सम कर रहे हैं। आपको बच्चों याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा था नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर, जिसके अंदर आई थिंक इट इज़ ये चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसके अंदर हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं नेशनल इनकम के GNP, GDP, NNP, और इन सब के अंदर आपने देखा कि जो नेशनल इनकम होती है वो सम होती है सारी की सारी जितनी भी अगर आप प्रोडक्ट मेथड से देखें तो तमाम प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं इकॉनमी के अंदर उनका सम होती है। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से देखें तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं गवर्नमेंट के, हाउस होल्ड्स के, उन सब का सम होती है। जैसे ये मेजरमेंट ऑफ GNP बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, इससे हम देखें तो इसमें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और इसके साथ साथ ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, इन तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली अगर हम इनका सम लेते हैं तो यू कैन सी हियर, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस इक्वेशन, हियर इज GNP is the product of, you can see here, this is page number 22 of your book. So GNP is the sum of, GNP is equal to Y. Y means this represents national income. So national income is the sum of consumption. Consumption is the expenditure of consumers, ठीक है, जिसको आप हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हो। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज़ डन बाय द फर्म्स। C is the consumption expenditure done by household or consumers. I is the expenditure done by firms, the business firms or the entrepreneur, या जिसको आप organization भी बोलते हो। Next expenditure is G is the government expenditure जो गवर्नमेंट करती है। डेवलपमेंटल भी हो सकता है, नॉन डेवलपमेंटल भी हो सकता है। एंड लास्ट टर्म इज़ X - M, दिस इज द नेट एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर होता है, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकॉनमी, उसका जो एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है कि हम जो इम्पोर्ट चीज़ें हम कर रहे हैं उनकी पेमेंट हम करते हैं आउट ऑफ एक्सपोर्ट्स। जो चीज़ें आपने एक्सपोर्ट की उनसे जो अर्निंग होती है, जो अर्नड फॉरेन एक्सचेंज है, उसको आप पे कर देते हो टू मेक पेमेंट्स फॉर द इम्पोर्ट्स। A country gets receipts while against imports a country has to make payments. तो जितनी रिसीट्स गेन करता है कंट्री, उनको यूज़ कर लिया जाता है पेमेंट पे। तो ये टर्म जो है X - M, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, नेट एक्सपोर्ट्स को। आपने ये सारी चीज़ डिटेल में पढ़ ली होगी लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ये मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हो, पिछले कोर्सेज़ में पढ़ चुके हो, मैक्रो के फर्स्ट कोर्स के अंदर। ये बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि जो हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ये इनकम होती है Y, और इस एग्रीगेट डिमांड के ये सारे कंपोनेंट्स हैं C, I, G एंड X - M। इसी तरह से जब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, तो लेट्स गेट बैक टू, तो सप्लाई जो है वो भी रिप्रेजेंट करती है नेशनल इनकम को, लेकिन बेसिकली ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। सेम कॉइन यहाँ पे इनकम है, नेशनल इनकम। एक साइड उसकी नेशनल इनकम की एक साइड को हम कह रहे हैं कि ये सप्लाई साइड ऑफ द नेशनल इनकम है,
एक है डिमांड साइड ऑफ नेशनल इनकम। सप्लाई साइड को आप एग्रीगेट सप्लाई बोलते हो और डिमांड साइड को आप एग्रीगेट डिमांड बोलते हो। बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग विच इज़ नेशनल इनकम। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे केन्स का नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन का मॉडल स्टडी कर रहे हैं और उसकी अजम्पशंस एक दफ़ा देख लेते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी है, सिंप्लीफाइड मॉडल है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जस्ट 2 सेक्टर इकोनॉमी को ज्यूम कर रहे हैं कि इसके जस्ट 2 सेक्टर्स हैं। आपने इससे पहले डिफरेंट सेक्टर्स पढ़े। 2 सेक्टर होता है, 3 सेक्टर है। 2 सेक्टर के अंदर जैसे अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम और इसमें 2 सेक्टर मॉडल, तो एक सेक्टर है फर्म्स और दूसरा सेक्टर है हाउस होल्ड्स। ये फर्म्स हैं, ये हाउस होल्ड्स हैं, 2 सेक्टर्स हैं ओनली, और इनके दरमियान में नेशनल इनकम सर्कुलेट कर रही है। इसी तरह से आपने अगेन एक 3 सेक्टर मॉडल पढ़ा था और उसके अंदर 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट आ जाती है। हाउस होल्ड्स, एक सेक्टर हमारा हाउस होल्ड्स है, सेकंड सेक्टर इज़ बिजनेस और फार्म्स एंड थर्ड सेक्टर इज़ गवर्नमेंट। 4th सेक्टर इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर चौथा सेक्टर है, क्या होता है 4th सेक्टर? दिस इज़ द फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी जिसको कहते हैं। दिस इज़ द 4th सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो बेसिकली हम जब केन्स का मॉडल स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जस्ट ये अज्यूम कर रहे हैं कि वी हैव अ 2 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें 2 ही सेक्टर हैं, और 2 सेक्टर इकोनॉमी होने की वजह से हमारे पास जो नेशनल इनकम की इक्वेशन बनती है उसके 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ द नेशनल इनकम इक्वेशन। ओके, और चूँकि 2 सेक्टर्स हैं इसका मतलब ये है कि नो गवर्नमेंट नहीं है तो जी जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो ज़ीरो हो जाएगा और टैक्सेस आल्सो आर इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि गवर्नमेंट है ही नहीं। सेकेंड assumption इज़ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज़ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब कंजम्पशन का जो स्ट्रक्चर है, किस किस्म की कंजम्पशन होगी, दिस इज़ अगेन गिवन बाय केन्स। हम कंजम्पशन की कुछ थेरीज़ को स्टडी करेंगे और उन थेरीज़ में सबसे पहली थेरी है केन्स की अपनी, इसको कहते हैं केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अकॉर्डिंग टू केन्स ओके, अजम्पशंस में हमारे पास सबसे पहली अजम्पशन क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी which means y is equal to c plus I. National income is composed of only 2 components, consumption and investment. Again C, which is the consumption part of national income, this is given by Keynesian psychological law of consumption. Okay, and according to this law consumption is a function of income. अकॉर्डिंग टू केन, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि केन हमारी जो इक्वेशन है नेशनल इनकम की इक्वेशन, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और हमें ये भी देखना है कि ये दोनों कंपोनेंट्स किस कन्फिग्रेशन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू व्हाट लॉज ये फंक्शंस हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले की हम बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन इज़ गिवन बाय केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, और ये फंक्शन इस तरह से गिवन है, C इज़ इक्वल टू C0 प्लस CY। हेयर C
and C0 and Cy are parameters of the model, और इन पैरामीटर्स को हम कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। या आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जो भी कोई फंक्शन होता है, कोई मैथमेटिकल मॉडल हो, कोई मैथमेटिकल फंक्शन हो, तो उसमें वेरिएबल्स के दरमियान जो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो भी कोई रिलेशनशिप होता है वो पैरामीटर्स की मदद से डिफ़ाइन होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि कंजम्पशन और इनकम आर पॉजिटिवली रिलेटेड, लेकिन C0 वो कोएफिशिएंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती नेशनल इनकम पे, विच मीन्स अगर इनकम कभी ज़ीरो हो तो कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होगी। लेट्स सी, C इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू ज़ूम करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 150 कर लें, 150 प्लस 0.5 y, दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द मॉडल। मैंने अज्यूम किया है कि ये इस तरह से है। अब अगर हम इस मॉडल में y की वैल्यू 0 पुट करें तो आपको पता है कि ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है 0.5 जिसको हम कह रहे हैं, ये अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी और कंजम्पशन का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 150 अलोन। इट्स मीन अगर कभी हमारे पास इनकम, नेशनल इनकम 0 हो तो कंजम्पशन 0 नहीं होगी, विच मीन्स कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन नेशनल इनकम, बट ये कोई इंड्यूस्ड किस्म का रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि कंजम्पशन का एक जो पैरामीटर, जो कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो है, 150 है, जो कि कांस्टेंट नहीं, जो कि कांस्टेंट है, वो डिफ़ाइन करता है कि कंजम्पशन नॉन ज़ीरो होती है। ठीक है, ये हमें केन्स की जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है उससे पता चला है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो कंजम्पशन का कर्व होगा अकॉर्डिंग टू केन्स,